नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। भारतीय काव्य शास्त्र से हम 50 प्रश्न लेकर आए। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीए यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न जो हैं वो लेक्चर कैडर के लिए बहुत बहुमूल्य सिद्ध होने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं पढ़ना। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो साथियों, आपको तो पता ही है कि सबसे पहला जन्म जो है भरत मुनि का हुआ है। तो ऊपर कहीं भी विकल्प में पहले भरत मुनि नहीं है, तो भरत मुनि का जन्म सबसे पहले माना जाता है। ठीक है, तो भरत मुनि, फिर उसके बाद भामा आ जाएंगे, कुंतक और फिर जगन्नाथ जी। ठीक है, आपने इनके जन्म काल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो उनका जो वीडियो विकल्प है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे जाऊंगा। वीडियो का लिंक आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को मैंने सब बताया हुआ है कि कौन सा आचार्य किस शताब्दी में पढ़ता है। इस प्रकार से अनुमान लगाना बहुत सरल हो जाता है कि कौन सा साहित्यकार पहले आएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी अभी लेक्चर कैडर में आते हैं, मास्टर कैडर में नहीं आते, लेक्चर कैडर में आते। साथ ही बातें कम करेंगे तो सीधा उत्तर हम लगाएंगे। ठीक है, आगे अगर नई वीडियो देखा तो लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा और देख लीजिएगा। आगे साथियों, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये तो भाई जो जब भी आप एमए कर रहे होंगे आपको पता चल गया होगा कि भट्टलोलत पहले आते हैं। तो पहला और चौथा विकल्प में पहले भट्टलोलत हैं, फिर उसके बाद चौथे विकल्प में देखिए तो भट्टनायक आ गया नहीं, उसके बाद शंकुक आते हैं, फिर उसके बाद भट्टनायक आते हैं, फिर उसके बाद अभिनव गुप्त आते हैं। तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। उसके उपरांत जो तीसरा विकल्प है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों, ठीक, ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सही क्रम लगाना है साथियों। तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, पहला जो आएगा वो काव्य अनुशासन आएगा, फिर चौथा विकल्प में भी पहले काव्य अनुशासन ही दिया गया है। तो साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अनुमान लगाना है। तो साथियों, आप देखिए कि जो भी साहित्यकार जो बोले कि जो आचार्य पहले जिनका जन्म हुआ है वो उसी के हिसाब से हम पुस्तकों का अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ तभी लिखी गई होगी। तो जैसे काव्य अनुशासन, शब्द अनुशासन, जो पुस्तकें आचार्य हेमचंद्र की हैं। ठीक है, तो हेमचंद्र की पुस्तक है। हेमचंद्र पृथ्वीराज रासो के समकालीन ही माने जाते हैं। ठीक है, तो काव्य अनुशासन देख लीजिए आप, जो उस वक्त की पुस्तक है। तो सबसे पहले काव्य अनुशासन आएगा, फिर उसके बाद साथियों साहित्य दर्पण बिल्कुल दूसरा और दूसरा विकल्प जो जहाँ पर दिया गया है, मतलब डी में दूसरा पॉइंट और ए में भी दूसरा पॉइंट दिया गया है। तो ये देख लीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे दो जो विकल्प हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। तो तीसरा पॉइंट जो है, जहाँ पर रस मंजरी दिया है, जहाँ पर रस गंगाधर दिया है। लेकिन साथियों, जो तीसरा विकल्प है रस गंगाधर, ठीक है, वो आएगा। तो जहाँ पर हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही आएगा। रस गंगाधर आचार्य जगन्नाथ की पुस्तक है और रस मंजरी जे नंदास जी की पुस्तक है। हाँ, कई लोग मानेंगे कि नंदास का जन्म पहले हुआ है तो पहले आएगी ये रस मंजरी। नहीं, रस मंजरी नंदास की अंतिम कृतियों में से एक है, इसलिए उन्होंने सबसे बाद में लिखी थी। तो रस गंगाधर उससे पहले आएगी। तो ये विकल्प आपका सही आएगा साथियों। ठीक है, आगे साथियों चलते हैं हम। जो चौथा प्रश्न है हमारे पास, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। हमने जो ऊपर प्रश्न पढ़ा है ना, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। भट्टलोलट का है अनुमति, माफ़ करिएगा, उत्पत्तिवाद। ठीक, आचार्य शंकु का है अनुमतिवाद। भट्टनायक का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्ति विचित्रवाद किसका है? व्यक्ति विचित्र चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, या फिर जो लाइव कमेंट आ रहे हैं वहाँ पर लिख के दीजिए। ठीक है, व्यक्ति विचित्रवाद कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो व्यक्ति विचित्रवाद सिद्धांत किसने दिया है? बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है। ठीक है, तो जो विकल्प है साथियों वो देख लेते हैं जहाँ पर कौन सा सही आने वाला है। तो विकल्प जहाँ पर हमारा जो सही आएगा वो आएगा बी। ठीक है, बी। ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे धुंधला सा है, तो जहाँ पर मिस्टेक है हमारी, चलो लेकिन विकल्प हमारा वी आएगा। ठीक है, क्योंकि ए का मतलब भट्टलोलत का 4 आ गया, ओके, बी का 3 आया था शंकु का, ओके, सी का आया था 2 मतलब भक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का आया था, डी का आया था 1। ठीक है साथियों, तो व्यक्ति विचित्रवाद जो 5वां विकल्प जहाँ पर दिया है, इस सिद्धांत को किसने दिया है साथियों? जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे साथियों।
तो साथियों पांचवा प्रश्न है, अभी पांचवा प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को सही अनुक्रम में लिखिए, जो सही अनुक्रम में स्थापित करिए। तो सही जो है साथियों, जहाँ पर दूसरा विकल्प आएगा, ठीक है। और काव्य अलंकार जो भामा की पुस्तक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति भी जहाँ इसको कहा जाता है, तो ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य बामन की पुस्तक है। और इसके अलावा ध्वन्यालोक जे आनंदवर्धन की है, और रस गंगाधर ये तो अभी हमने पढ़ा जो जगन्नाथ की है। तो आपको बता दें साथियों, जगन्नाथ सबसे अंत में 16वीं शताब्दी में माना जाता है उनका जन्म हुआ, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। बामन जो हैं वो भामा के बाद हुए हैं, और बामन के बाद आनंदवर्धन हुए हैं, ठीक है साथियों। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। अभी देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, जो सूत्र दे दिया गया है, ठीक है। तो सुमेलित करना है, किन किन विद्वानों ने सूत्र दिए हैं। शब्दार्थ सहित काव्यम, शब्दार्थ सहित काव्यम साथियों, तो ये दिया है सूत्र आचार्य भामा ने। तो हम 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि 3, हाँ ये देख लीजिए, ए का 3 है, ठीक है। तदोषो शब्दार्थो सुगुण वर्ण कृति मन पुण्य कवापी, तो जहाँ पर मम्मट आ जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि दूसरे का विकल्प पहला है, बिल्कुल है। रमणीयार्थ प्रतिपाद के शब्द काव्यम, जे आपको बता दें साथियों कि जगन्नाथ जी की श्लोक है, जगन्नाथ जी का श्लोक दिया गया है जी। तो पांचवा विकल्प आएगा पंडित जगन्नाथ जी, ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्य जी आ जाएगा विश्वनाथ का, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का आ जाएगा जी। तो विकल्प हमारा बी ठीक है, बिल्कुल। आनंदवर्धन कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसे ही ये दिया गया है एक्स्ट्रा आपको उलझन में डालने के लिए। आनंदवर्धन का श्लोक जहाँ पर कोई भी नहीं है, तो विकल्प हमारा बी आ जाएगा। आगे साथियों 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न इस प्रकार से साथियों, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। क्या कहा जा रहा है? रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। इसे अर्थ अलंकार किसने माना है? तो रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं साथियों। इसको अर्थ अलंकार किसने माना है? तो बिल्कुल दंडी ने माना है, ठीक है। दंडी ने इसको अर्थ अलंकार माना है साथियों। ये काफ़ी बार परीक्षा में आया प्रश्न है। आगे साथियों 8वां प्रश्न, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित करना है। थोड़ा सा बीच में कटिंग आई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा देख लेते हैं। ध्वन्यालोक जो पुस्तक है वो तो साथियों है आनंदवर्धन की। एक साथियों ध्वन्यालोक लोचन है, एक ध्वन्यालोक लोचन पुस्तक का नाम है, ठीक है। वो किसने लिखी है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन की है। साहित्य दर्पण जे आचार्य विश्वनाथ के है। बहुत बार हमने पढ़ाया हुआ है इसके श्लोकों के बारे में। रस गंगाधर जे तो भाई पंडित जगन्नाथ जी की पुस्तक है। और काव्य प्रकाश जे जो पुस्तक है काव्य प्रकाश वो आचार्य मम्मट की है। तो पहले का आ जाएगा तीसरा, देखते हैं पहले का तीसरा किस में है। पहले का तीसरा जो है वो बी ऑप्शन में है, ठीक है। और तीसरा है किसी का नहीं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन। एक भी मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है पहचानना बाकी को, ठीक है। आगे साथियों 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित करिए। कौन कौन सा अलंकार है इन कथनों में विद्यमान? तो अलंकार जो है वो हमने देखने हैं इसमें साथियों। तो देखते हैं, वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है। तो देखते हैं जो कौन सा अलंकार है साथियों इसमें। तो साथियों इसमें जो अलंकार है वो है अपहृति, ठीक है, अपहृति, ओके। इसमें जो अलंकार है वो है 5वां अलंकार अपहृति। अगला जो बी ऑप्शन है, वे तो मानव देवता है, वे तो मानव देवता है। जब मानो है ना इस प्रकार से आ जाता है, जानो मानो, तो क्या ऑप्शन आता है? तो साथियों ए का 5वां आएगा। दूसरे का साथियों हमारे पास पहला आ जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। किसी के आने की जहाँ पर, ठीक है, उपमान की अपेक्षा माफ़ करेगा, उपमेय की अपेक्षा उपमान के आने की जहाँ पर संभावना हो। प्रस्तुत की जगह प्रस्तुत के आने की संभावना हो। बे तो मानो देवता हो, इसलिए ये पहला आ जाएगा, ठीक है साथियों। अगला विकल्प है हमारे पास, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है। तो साथियों ये विकल्प बिल्कुल इसका सामने वाला आ जाएगा भ्रांतिमान। वो क्यों आएगा? क्योंकि जहाँ पर एक भ्रांति है, कन्फर्म नहीं है कि कहीं तो उसकी चाल तो नहीं है। अगर ऐसा होता उसकी चाल है या उसकी चाल है तो भ्रांतिमान नहीं आना था। तो जो यहाँ पर
जो सामने वाला है इसका अलंकार है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, ठीक है, आप तो साक्षात इंद्र हैं। तो साथियों ये जो अलंकार है इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। तो जहाँ पर जो सही विकल्प आएगा साथियों वो है चौथा, ठीक है। आगे साथियों बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित करिए। उनके अलंकारों को सुमेलित करना है आपने। ये मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्र ही है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख है कि चांद। तो साथियों आगे देख लेते हैं इनके कौन कौन से अलंकार दिए गए हैं। तो आप पहला देख लीजिए आप, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है तो यहाँ पर उपनति, ठीक है, जहाँ पर ये वाला अलंकार है। आगे साथियों मुख तो चंद्र ही है, जहाँ पर साथियों आएगा मुख तो चंद्र ही है, जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। अगर तीसरा है साथियों यहाँ पर हमारे पास मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख देखकर चांद का आभास हुआ। आभास हुआ मतलब कि कंफर्म नहीं है, सिर्फ अनुमान हुआ है कि हाँ मुख देखकर चांद का ऐसा लगा कि हाँ चांद है। भ्रांति है, जहाँ पर भ्रांतिमान आ जाएगा। और मुख है कि चांद, मुख है कि चांद जहाँ पर पहला आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर क्या है संदेह है, क्या है जहाँ पर संदेह है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सही विकल्प आ जाएगा पहला का था दूसरा, ठीक है, और बी का था तीसरा, तो इसलिए सी विकल्प जहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है साथियों। आगे साथियों जो प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। तो काल क्रमानुसार आचार्य जो है साथियों देख लीजिए इसको भी। तो जो सही उत्तर आएगा साथियों देखिए, जी हाँ तीसरा आएगा, भामा सबसे पहले, उसके उपरांत दंडी, उसके उपरांत आनंदवर्धन, फिर सबसे अंत में 11वीं या 12वीं शताब्दी में माना जाता है मठ को। आगे हमारे पास है साथियों 12वां प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सम्मेलन कीजिए। तो कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनके साथ सम्मेलन करना है जिन्होंने ये श्लोक दिए हैं। ननु आगे पहले साथियों शब्दार्थों सहित तो काव्यम, फिर दूसरा है ननु शब्दार्थों काव्यम। पहले इस दो श्लोकों को ले लेते हैं। तो शब्दार्थों सहित काव्यम पीछे भी आया है एक प्रश्न जो साथियों बामा ने लिखा है। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक भी जहाँ पर मिल जाता है तो हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। तो जहाँ पर तीसरा है, ठीक है, पहले श्लोक का जो उत्तर आएगा वो तीसरा, ए का तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऊपर कहीं भी ए में तीसरा नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही मिल गया, बहुत सारा प्रश्न हमारा जो कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं ननु, जो ननु शब्दार्थों काव्यम जो दंडी का है, ठीक है। गया शब्दार्थों सहित तो वक्र व्यापार सारणी। तो साथियों ये जो है दूसरा विकल्प आ जाएगा, क्योंकि वक्र व्यापार सारणी और वक्रोक्ति का जहाँ पर बात हो रही है तो कुंतक उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। साथियों आगे है वाक्य और सात्मक काव्य जो विश्वनाथ की दी पंक्ति है, तो डी का 5 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे साथियों 13वां, निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों का सुमेलित कीजिए। चिंतकों को सम्मेलन करना है साथियों, फिर से वही अनुमतिवाद आचार्य शंकुक। अनुमतिवाद का क्या आ जाएगा, आचार्य शंकुक, है ना। अगला बताइए उत्पत्तिवाद का क्या होगा। उत्पत्तिवाद का साथियों क्या होना चाहिए। उत्पत्तिवाद का आपको तो पता ही है, भट्टलोरट आ जाएगा। सुधारणीकरण का आ जाएगा भट्टनायक। दूसरा विकल्प अभिव्यक्तिवाद का आ जाएगा अभिनवगुप्त, ठीक है। तो कौन सा सही होने वाला है, ए का हमारे पास चौथा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक मिल गया मतलब पूरा ठीक है, ओके। आगे 14वां प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। रस सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है निम्नलिखित में से। तो साथियों 14वें का आ जाएगा ऑप्शन पहला, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। अगर हम उनका सूत्र पढ़ें तो आएगा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो वहाँ पर हमें स्थायी भाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बाकी बहुत सारे विद्वानों ने स्थायी भाव का जिक्र किया है अपने श्लोक में, लेकिन उन्होंने नहीं किया है भरत मुनि ने। साथियों 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों का कालन अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है भरत मुनि के बाद भामा का नाम आता है।
तो जहाँ पर भामा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुंतक आएगा, कुंतक के बाद रूप गोस्वामी, ठीक है। रूप गोस्वामी वही हैं जिन्होंने भक्ति रस दिया था। आगे पंडित जगन्नाथ जी का आएगा नाम, ठीक है। और अंतिम आचार्यों में से एक माने जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, और इनके पुस्तक का नाम रस गंगाधर है, और इन्होंने शांत रस दिया था। ओके, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आएगा साथियों। आगे साथियों देख लेते हैं, एक फिर से कूट वाले प्रश्न आ गया है। कूट देख लेते हैं। 16 प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करिए। सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्यम अलंकार साथियों वामन के द्वारा दिया गया सूत्र। वाक्यम सात्मक काव्य विश्वनाथ के द्वारा दिया गया है। वागार्थ संपृक्तो, वागार्थ प्रति प्रत्यय, तो ये कालिदास का है, ठीक है। आगे साथियों रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दे काव्यम, जे आपको बता दूं ये वामन पर चला गया, नहीं कि नहीं, ये जगन्नाथ का है, ठीक है। तो ए का साथियों आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सुमेलित हो चुके हैं, बिल्कुल सही आ जाएगा एक ऑप्शन हमारा, ठीक है। आगे साथियों कोट वाला प्रश्न एक और आया है, 17वां प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करिए। तो ग्रंथ जो है आपने अवश्य याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ध्वन्यलोक जो है वो है आनंदवर्धन का। काव्य अलंकार जे है भामा का। काव्य प्रकाश मम्मट का है, और काव्य अनुशासन हेमचंद्र का है, ठीक है। तो देख लेते हैं ए का 3 कहाँ पर है। ए का 3, उसके बाद बी का 4 भामा, बाकी तो सुमेलित हो ही रहे हैं, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे साथियों 18वां प्रश्न ये रहा, क्या है। काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम स्थापित करना है। काल क्रमानुसार मैंने बताया कि यदि आपको आचार्यों के काल क्रम मतलब उनके समय काल याद हैं, तो पुस्तकों के समय काल पहचानने में आपको कतई परेशानी नहीं होने वाली है। ओके साथियों, तो पढ़ते हैं। तो साथियों इसमें देखिए कौन सा सही होगा। तो आपको तो पता ही है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। फिर उसके बाद काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो बामन 9वीं शताब्दी में हुए, दश रूपक 10वीं शताब्दी में धनंजय हुए, उनकी पुस्तक 10 रूपक। फिर उसके बाद 12वीं शताब्दी में काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा लिखा गया ग्रंथ, ठीक है। तो ये लिखे गए ग्रंथ कब कब लिखे गए, उनके काल समझाने हैं, समय बताना है, उसके हिसाब से स्थापित करना है समय काल के अनुसार। तो नाट्य शास्त्र सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो सही क्रम आएगा। ओके साथियों, 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इनमें से रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। तो साथियों जे आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क भी दे रहा हूँ साथियों। चारों में से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, ये तो आपको उंगलियों में याद होना चाहिए। उंगलियों क्या, जैसे ही कोई प्रश्न पूछे वैसे ही आपको याद हो जाना चाहिए। 20वां प्रश्न है, जब भी कूट वाला प्रश्न है, कूट हम बाद में बताते हैं। तो तदोषो शब्दार्थो संगुणा वर्ण कृति पुण्य क्वापी, ये तो पता ही है मम्मट का मत है, ठीक है। आगे हैं प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ठीक है। तो ये किसका मत है। तो ये साथियों थोड़ा सा उलझन आपको दे रहा है क्या, ठीक है। ये साथियों भट्टोत का मत है, ठीक है। भट्टोत, एक भट्टलोलत हैं, एक भट्टोत भी हैं। आगे साथियों नाकांतमपि निर्वोष विभाति भनिता मुखम, नाकांतमपि, तो साथियों जे बामा का मत है। ओके, कृति भिनिति भूति भल सोई सरसरी सम सब कहाँ होत होई, तो ये तुलसी का मत है। ओके साथियों, तो ये हमारे 4 के 4 जो टॉपिक हैं हमारे सही हो गए। तो ए का साथियों आ जाएगा, ठीक है। ए का जो है वो था हमारे पास था 200 वाला, ए जा तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा। ओके, और बी का था पहला बट्टोत, ठीक है, और तीसरे का चौथा आ जाएगा भामा, और चौथे का दूसरा, ओके, तुलसीदास। आगे साथियों अगला प्रश्न हमारा, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं भैया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भरत मुनि के अनुसार काव्य के काव्य के कुल कितने गुण होते हैं, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 4 विकल्प हैं, 10, 5, 3, 7। तो साथियों जो उत्तर सही है वो है 10, पहला आएगा विकल्प बिल्कुल सही। 10 उन्होंने गुण बताए हैं भरत मुनि ने काव्य के, और इसके अलावा आचार्य बामन ने भी
अपने रीति संप्रदाय के दौरान उन्होंने भी 10 काव्य के गुण बताए हैं। साथियों, अगला जो प्रश्न है 22वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अविदा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन। ठीक है साथियों, ये रेडमी का नोट का जो टैग आया है, ये स्क्रीनशॉट लिया था तो गलती से जो जम गया जहाँ पर। तो बाकी की पंक्ति तो पता ही होगा। ये किसकी पंक्ति है? जी हाँ, देव कवि की पंक्ति है, याद कर लीजिएगा, पता है, मास्टर कैडर में भी आई थी ये। ठीक है, आगे साथियों 23वां प्रश्न है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सम्मिलित करिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के अनुसार सम्मिलित करना है। तो हम मैंने बोला कि वो 6ठी शताब्दी में थे, तो सबसे अंत में आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। अभी देखो, हमारा एक अगर मिल गया ना तो समझ लो कि बाकी मिल गए। तो देख लीजिए, एक ए में हमारा सिर्फ दूसरे विकल्प बी ऑप्शन में ही 5वां आ रहा है, तो समझ लो ये पूरा का पूरा ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक है, जब प्रश्न हल हो गया तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर बी का तीसरा दिया गया है तो कश्मीर का आ जाएगा हमारा तीसरा, 11वीं शताब्दी में ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे विश्वनाथ का चौथा बताया गया है बी ऑप्शन में, तो विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में है। इसके अलावा जहाँ पर पंडित जगन्नाथ जी, ठीक है, जो 17वीं शताब्दी में माने जाते हैं, लेकिन नहीं साथियों, 16वीं शताब्दी के अंत में ये पैदा हुए थे, 17वीं शताब्दी में मृत्यु इनकी हुई थी, तो इसलिए 17वीं शताब्दी लिख दिया होगा, लेकिन 16वीं शताब्दी आना है जहाँ पर। ओके साथियों, तो ये रहे साथियों विकल्प बिल्कुल सही और ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी ठीक है। आगे 24वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? साथियों जी, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करिए और उसका उत्तर लिखिए। 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कौन सा? निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सम्मिलित करिए। सहृदय, सहृदय के साथ ही जब अब आपने हमारी वीडियो देखी होगी ना, वो रस सूत्र के व्याख्याकार वाली, जिसमें हमने बताया था भट्टलोलट, भट्टनायक और आचार्य शंकुक और अभिनव गुप्त ने किस प्रकार से रस सूत्र की व्याख्या करी, उसमें मैंने जो शब्द प्रयोग किए हैं, सहृदय, सहृदय, सामाजिक, पाठक, दर्शक। ठीक है, तो सहृदय शब्द और सहृदय शब्द का प्रयोग किया था साथियों आनंदवर्धन ने। किसे किया था? आनंदवर्धन ने सबसे पहले किया था। और सामाजिक शब्द, जहाँ पर सामाजिक तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने उसमें समझाया था, जो सामाजिक शब्द है साथियों वो दिया था आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र पुस्तक में। सामाजिक का अर्थ भी सहृदय है, सहृदय का अर्थ भी सामाजिक है, और दोनों का अर्थ दर्शक, पाठक, श्रोता से होता है। तो पहले का 3 आ गया, समझ लो कि ए 3, तो समझ लो हमारा एक आ रहा है, ए बी में आ रहा है, बी ऑप्शन में पहला ऑप्शन 3 आ रहा है, तो हमारा बाकी का समझ लो मिल गया। ठीक है, नीचे कहीं भी 3 नहीं आ रहा है ना जहाँ पर, तो इसलिए दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो सुधारनीकर तो आपको तो पता ही है, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भट्टनायक हैं। ठीक है, आगे साथियों मधुमती, मधुमती भूमिका, तो इसके जो आएगा साथियों वो इसका जो सही विकल्प है वो आ जाएगा चौथा, मधुमती भूमिका का, मधुमती भूमिका। ठीक है, ये काव्य में किसने चलाई थी? केशव प्रसाद मिश्र ने। जी आप प्रवर्तक मान लीजिए इसका। ठीक है, तो इसे भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों 26वां। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन से हैं? तो साथियों आपको बता दूं कि आचार्य विश्वनाथ ने सिरे से नकार दिया है वक्रोक्ति संप्रदाय को, या जो बोलेगी वक्रोक्ति अलंकार को, वो अलंकार से रहित कविता को ही असली कविता मानते हैं। उन्होंने अलंकारों का कोई महत्व स्वीकार भी नहीं किया है। तो वक्रोक्ति वैसे भी एक अलंकार है, और बामा का फेवरेट अलंकार वक्रोक्ति ही है। आगे साथियों निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करिए। श्रृंगार श्रृंगार प्रकाश, तो ये आचार्य भोज का है। ठीक है, व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक किसकी पुस्तक है साथियों? तो ये महिम भट्ट की पुस्तक है। ठीक है, देखते हैं हमारा पहले 2 विकल्प बिल्कुल सही है कि नहीं। एक का हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो देख लीजिए 3 बिल्कुल सही, और नीचे कहीं भी 3 नहीं है। और जो दूसरा विकल्प है व्यक्ति विवेक, उसका मैंने महिम भट्ट बताया था, वो भी बिल्कुल सही है। बाकी विकल्प अगर आपको नहीं भी पता हो तो पता चल जाते हैं, जैसे कि चित्र मीमांसा, ये जो है अप्य दीक्षित की पुस्तक है। और जो रस मंजरी है वो भानुदत्त की भी है। रस मंजरी बहुत सारे जनों ने लिखी है साथियों। मतीराम की पुस्तक भी एक रस मंजरी मिलती है। इसके उपरांत हमें
रसमंजरी जो है वो नंदास की भी मिलती है, अभी भानु दत्त की भी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प जो ए है बिल्कुल सही होने वाला है, सही भी है। आगे साथियों अगला प्रश्न है 28 में, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम बताना है साथियों। तो नाट्य दर्पण, दश रूपक, भाव प्रकाशन, अभिनव भारती, ये सभी पुस्तकें आपको नई लग रही होंगी। नाट्य दर्पण जो पुस्तक है साथियों, आपको बता दूं ये चंद्रगुप्त और एक इनके साथी और थे साथियों, भी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर जो नाट्य दर्पण पुस्तक लिखे। एक नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि ने लिखी है। ओके साथियों, तो इसका जो सही विकल्प आने वाला है वो आएगा भाव प्रकाशन से। ठीक है, भाव प्रकाशन ये शारदा थन्ने की पुस्तक है। दश रूपक ये तो मैंने बता दिया। दश रूपक धनंजय की पुस्तक है। नाट्य दर्पण जो है मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त गुणचंद्र ऐसे कुछ नाम है उनका, उन्होंने लिखी है। और अभिनव भारती पुस्तक जो है ये पुस्तक अभिनव गुप्त की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा। काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होने वाला है, इसका उत्तर बताना है साथियों। तो जो सही उत्तर होने वाला है वो है साथियों वामन। पहले आएगा भोजराज, उसके बाद रुवक, और फिर उसके बाद आता है विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी में। वामन 9वीं शताब्दी में, भोजराज का 10वीं शताब्दी में, शायद 11वीं या 10वीं शताब्दी में मानिए आप इसका। और रुवक जो है इसका आप 12वीं शताब्दी में, और विश्वनाथ का हमारा 14वीं शताब्दी में माना जाता है जन्म। आगे साथियों इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। तो सही जो उत्तर आएगा साथियों देख लेते हैं। सबसे पहले काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण जो है इनमें से सबसे अंत में आएगा, क्योंकि विश्वनाथ जो है 14वीं शताब्दी में हुए हैं। मोहम्मद जो है वो 12वीं शताब्दी में माना जाता है। ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन है वो 9वीं या 10वीं शताब्दी में माने जाते हैं। और काव्यदर्श के पुस्तक के रचयिता दंडी जो हैं वो माने जाते हैं 8वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, काव्यदर्श, उसके बाद ध्वन्यालोक, फिर उसके बाद काव्य प्रकाश, और फिर साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास 31वां है, काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या होता है, क्या है। ऑप्शन है परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। साथियों 3 मुख्य काव्य हेतु माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। एक चौथा ही माना जाता है समाधि, लेकिन 3 तो मुख्य माने जाते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे आचार्यों ने अपनी एक राय बताई है। तो व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है, प्रतिभा का पता है, अभ्यास का पता है, परिश्रम तो है नहीं इसका अर्थ, ना ही शब्द ज्ञान, ठीक है, ना ही लोक ज्ञान। तो साथियों इसका मतलब है प्रगाढ़ पांडित्य। प्रगाढ़ पांडित्य मतलब निपुणता, व्युत्पत्ति का मतलब निपुणता, पांडित्य मतलब बंदा जो है वो कितना निपुण है। ठीक है, ये निपुणता जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आती है, अभ्यास से आ जाती है। आगे साथियों काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कौन से है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य, किसने पहली बार दिए थे। तो साथियों आपको बता देते हैं, जो सही ऑप्शन आने वाला है वो है वामन। वैसे भरत मुनि ने बताए हैं, लेकिन वामन ने भी बताए हैं। सबसे पहले इन्हीं को श्रेय जाता है, ऐसे श्रेय जाता है। साथियों 33वां प्रश्न है, वेदगदाभंगी वणिति किसका सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा साथियों कुंतक। कुंतक जो है इन्होंने ये सूत्र दिया है। आगे साथियों 34वां प्रश्न है कि उन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ स्मृत कीजिए। ठीक है, आगे इन उक्तियों को, ठीक है, शब्दार्थ श्रीरम ताप्त काव्यम, ये आचार्य दंडी का विचार है। ठीक है, पहले का 5 आ गया, समझ लो 1 मिल गया आपको, सारे मिल जाएंगे। जहाँ पर ए का 5 2 बार आ रहा है, समझ लो कि आपको एक आधा विकल्प और मिलाना पड़ेगा। काव्यम ग्राम अलंकारता, ठीक है, काव्यम ग्राम अलंकारता। बी का यहाँ पर कौन सा हो सकता है, बी का
जो दूसरा विकल्प है साथियों काव्यम ग्रहमलंकारता, ये विकल्प आ जाएगा इसका चौथा। बामन ने दिया है जी, पहले का 5 और दूसरे का 4। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपर भी 2 हमारे मिल रहे हैं, तो इसलिए बी और डी में कन्फ्यूज़न है, कोई भी हो सकता है। आगे है मुख्यार्थ हित, मुख्यार्थ हाथी प्रदोष। ठीक है, ये किसका है? तो साथियों विकल्प में देख सकते हैं कि जहाँ पर दूसरा या तीसरा हो सकता है, इसका उत्तर मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो साथियों आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है, मतलब मुख्यार्थ हाथी प्रदोष, ये जो दिया है वो मम्मट ने दिया है। किसने दिया है? वो मम्मट ने दिया है। तो हमारा आ जाएगा तीसरा, माफ़ करेगा, ये दूसरा आना है। ठीक है, मम्मट ने दिया है मुख्यार्थ हाथी दोष। ओके, जो चौथा विकल्प है करोति कृति प्रतीच साधु काव्य निबंधनम। ठीक है, तो ये किसका है? तो साथियों ये पहला मतलब भामा का मत है। ओके, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके साथियों, तो शब्दार्थ से ताप्त काव्यम जो दंडी का है, काव्यम ग्रहालंकार जे भामन का है। ओके, मुख्यार्थ हतिर्दोष जे मम्मट का है। क्रोति कृति प्रतीच साधु काव्यम निबंधनम जे भामा का है। ओके साथियों, इस प्रकार से हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास है 35वां प्रश्न। इसमें अलंकार जो है वो बताने हैं कि इन पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं। तो शुरू करते हैं। यदि आपको एक भी यहाँ पर पंक्ति पता हो कि उसमें अलंकार जो है, तो बाकी पंक्तियों के अलंकार उसमें जो सम्मिलित हैं वो अपने आप पता चले जाते हैं। तो पहला विकल्प देखते हैं। पहली पंक्ति, दृग ऊर्जत रूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति घाट दुर्जन हुए ये दिए नई या रीति। तो इसमें आँखों की उलझन के बारे में बताया गया है और चतुरता के बारे में बताया गया है, प्रेम की। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसमें जो सही अलंकार आएगा वो है असंगति। ठीक है, आगे साथियों देखिए अगला अलंकार तो बिल्कुल आसान है। चंचल अंचल सा नीलांबर, तो सा जहाँ पर आता है सम सा समान, यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। ओके, अगर आगे साथियों, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर आएगा। अगली पंक्ति तो बहुत आसान है। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ ऊषरा नागरी, ये रूपक अलंकार है जहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्टकट है और रूपक अलंकार को पहचानना कि वहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, शब्दों के, ये आसान हो गया। पहले का 3 विकल्प आएगा, दूसरे का 5वां। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है पंचम वेद अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। साथियों आगे अगला है श्लोक है साथियों। श्लोक का है, एवं क्रम हेतु मदिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महाया। रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या हेमचंद्र। 37वां प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प उत्तर में आएगा साथियों वो है अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त का सूत्र है ये साथियों। आगे, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहला किसने दी? काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है साथियों? तो 38वें का आएगा वामन। ठीक है, इन्होंने काव्य दोष के बारे में भी बताया था। अगला प्रश्न है साथियों 39वां। लोक वृत्तानुकरण नाट्यम में तन्य कृतम, ये किसका मत है? तो साथियों ये भरत मुनि का मत है। ठीक है, हाँ आगे हैं। काव्य तु जायते जातु कास्यचित प्रतिभात। ठीक है, यह उक्ति किसकी है? 40वां प्रश्न है। भामा, दंडी, उद्भट या मम्मट की। तो इसका जो सही उत्तर आने वाला है वो आचार्य भामा। तो इसमें उन्होंने प्रतिभा काव्य हेतु का समर्थन किया है कि प्रतिभा ही है जिसके कारण हम काव्य की रचना कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। औचित्य, अगला प्रश्न है 41वां। औचित्य रससिद्धस्य स्थरम काव्यस्य जीवितम। तो सही जो उत्तर आएगा साथियों वो है जहाँ पर श्मेंद्र, क्योंकि उन्होंने ये औचित्य सिद्धांत दिया है, माफ़ करिएगा। अगला प्रश्न है स्वरभंग। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है?
कायिक वाचिक आहार्य या सात्विक। तो सारे साथियों जे सात्विक अनुभाव है, ठीक है, सात्विक। स्तंभ, स्वरभंग, इस प्रकार से प्रलेप, है ना। ऐसे आगे साथियों सलेश। सलेश अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो सलेश अलंकार साथियों आपको बताऊं तो 2 प्रकार का माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों 39वां। लोक वृत्तानुकरण नाट्यम में तन्य कृतम, ये किसका मत है? तो साथियों ये भरत मुनि का मत है, ठीक है। हाँ, आगे हैं काव्य तो जायते जातु कास्यचित प्रतिभात, ठीक है। यह उक्ति किसकी है? 40वां प्रश्न है भामा, दंडी, उद्भट या मम्मट की। तो इसका जो सही उत्तर आने वाला है वो आचार्य भामा। तो इसमें उन्होंने प्रतिभा काव्य हेतु का समर्थन किया है कि प्रतिभा ही है जिसके कारण हम काव्य की रचना कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। औचित्य। अगला प्रश्न है 41वां। औचित्य रससिद्धस्य स्थरम काव्यस्य जीवितम। तो सही जो उत्तर आएगा साथियों वो है जहाँ पर श्मेंदर, क्योंकि उन्होंने ये औचित्य सिद्धांत दिया है, माफ़ करिएगा। अगला प्रश्न है स्वरभंग। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक वाचिक आहार्य या सात्विक। तो सारे साथियों जे सात्विक अनुभाव है, ठीक है, सात्विक। स्तंभ, स्वरभंग, इस प्रकार से प्रलेप, है ना। ऐसे आगे साथियों सलेश। सलेश अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो सलेश अलंकार साथियों आपको बताऊं तो 2 प्रकार का माना जाता है, ठीक है। दोस्तों 44वां प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, माला दीपक, एकावली या काव्यलिंग। तो साथियों काव्यलिंग नाम का कोई श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। जो पहले 3 श्रृंखला मूलक अलंकारों में से एक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कूट फिर से आ गया है। भरत का सिद्धांत क्या है? ठीक है, भरत ने तो रस सिद्धांत दिया है, मालूम है। दंडी ने अलंकार का सिद्धांत दिया है। बामन ने रीति का सिद्धांत दिया है और नंदवर्धन ने ध्वनि का सिद्धांत दिया है। कमेंट सेक्शन में होमवर्क आपके लिए वक्रोक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं कौन सा सही है। भरत का रस, मतलब पहले का तीसरा ये विकल्प है। ऊपर भी तीसरा नहीं है, सी में भी तीसरा नहीं है, डी में भी तीसरा नहीं है, ए में भी तीसरा नहीं है, इसलिए पहला विकल्प हमारा, माफ़ करके दूसरा विकल्प बी विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हैं सही दिया गया है इस कूट में, ठीक है। 46वां प्रश्न है साथियों अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? तो साथियों चौथा विकल्प आने वाला है। सबसे पहले काव्य अलंकार आएगा, हालांकि दूसरा विकल्प जो बी है उसमें भी सबसे पहले काव्य अलंकार है, लेकिन जो उसके आगे जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार सार संग्रह जो उद्भट की रचना है। फिर उसके बाद अलंकार सर्वस्व ये रचना जो है हेमचंद्र की है, और अलंकार कौस्तुभ ये रचना जो है वो है विश्वेश्वर पंडित की, ठीक है, विश्वेश्वर पंडित की। तो ये कालानुक्रम है। अगला प्रश्न 47वां फिर से कूट वाला प्रश्न आ गया है। सुमेलित करना है औचित्य विचार चर्चा, तो ये श्मेंद्र कहा जाएगा निसंदेह। अगर आपका पहला विकल्प देख लेते हैं कि सही है। हाँ, 1 का 5 आएगा, तो 1 का 5 देख लीजिए 2 विकल्पों में है, तो हमारे 2 विकल्प जो हैं अभी इस पर गौर करना है कौन सा सही हो सकता है इन दोनों में से। आगे ध्वन्यालोक जे किसकी पुस्तक है? नंदवर्धन की पुस्तक है। देखते हैं कि दूसरे का पहला किस में है, देख लीजिए दूसरे का पहला, ठीक है, ये रहा। तो इसलिए ये विकल्प गलत हो गया जो ऑप्शन में था हमारे पास, ठीक है साथियों। तो दूसरे का पहला मिल गया। श्रृंगार प्रकाश जे भोजराज की पुस्तक है। तीसरा आ गया काव्य मीमांसा जे राजशेखर की ही पुस्तक है, ठीक है साथियों। इसलिए ऑप्शन पहला बिल्कुल दुरुस्त है।
अगला प्रश्न साथियों 48वां प्रश्न है, देख लीजिए। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण और रस गंगाधर पुस्तकें किसकी हैं? तो साथियों उज्ज्वल नीलमणि जो पुस्तक है वो आएगा जहाँ पर उसका नाम रूप गोस्वामी जी की पुस्तक है जिन्होंने भक्ति रस दिया था। उसके आगे कुवलयानंद की पुस्तक अप्यदक्षित आ जाएगा। इन्होंने लिखा है अप्यदक्षित ने कुवलयानंद को। और उसके अलावा साहित्य दर्पण ये तो आपको पता ही है कि विश्वनाथ की पुस्तक है। आगे रस गंगाधर ये जगन्नाथ की पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ए का उज्ज्वल नीलमणि। तो उज्ज्वल नीलमणि ए का 3, ठीक है, और दूसरे का पहला कुवलयानंद का आ जाएगा अप्यदीक्षित, और तीसरे का दूसरा विश्वनाथ, और चौथे का 5वां आचार्य विश्वनाथ। आगे साथियों 49वां प्रश्न जो आपको होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखिए भैया। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आगे साथियों हमारे पास 50वां प्रश्न, आज का सबसे अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो पढ़ते हैं कथन। रस अखंड है, रस सप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, और चौथा है रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जा सकता है। तो 50वां प्रश्न है, कौन सा उत्तर सही है इसमें से? तो साथियों इसमें आएगा रस स्वप्रकाश है। ठीक है, जे विश्वनाथ का नहीं है। ठीक है साथियों, आगे साथियों और वीडियो में बहुत सारे प्रश्न लाएंगे, देखते रहिए चैनल हमारा। धन्यवाद।